हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपन 12th एग्रीकल्चर की क्लास पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। इसमें अपन ने मृदा उर्वरता और उत्पादकता टॉपिक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले जाकर उसको देख लें। अब अपन आज इसमें मृदा क्षरण और संरक्षण टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं मृदा क्षरण क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अपन अपन ने ये पढ़ लिया था, आज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वो जाकर देख लें और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दें। अपन आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मृदा क्षरण और संरक्षण में अंतर। मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण क्या होता है? तो प्रतिवर्ष कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ मुख्य रूप से जल वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत बहकर या उड़कर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होती रहती हैं। इसके साथ ही पेड़ पौधे जितना पोषक पदार्थ मृदा से अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका कई गुना अधिक पोषक तत्व मृदा से बहकर या उड़कर नष्ट हो जाता है। इसलिए मृदा क्षरण को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि पौधों को मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहे और मृदा की उर्वरा शक्ति भी बना रहे। तो मृदा क्षरण की परिभाषा देखते हैं। भौतिक रूप यानी जल और वायु के द्वारा, भौतिक कारकों द्वारा, इनके द्वारा मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। तो मृदा क्षरण किसे कहते हैं? भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, भौतिक रूप यानी जल और वायु से या प्राकृतिक कारकों से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी ये कार्य करती है। ज़्यादातर दशाओं में तो जल के द्वारा ही ये कार्य होता है मृदा क्षरण का, लेकिन जो सूखा क्षेत्र होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ पर ये कार्य हवा के द्वारा भी होता है। सेकंड डेफिनेशन है मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने और करने से बचाने की क्रिया को, यानी मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियाँ यानी जिनके द्वारा मृदा का क्षरण हो रहा था, जल और वायु द्वारा। तो मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों या जल वायु के द्वारा बहने और करने से बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण क्या होती है? वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा और जल द्वारा लगातार तथा धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रियाओं में सदैव शामिल रखता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन में बहुत समय लगता है। इस क्षरण को मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यानी यह क्षरण वनस्पति से ढकी हुई मृदा में जो भी प्राकृतिक कारक हैं, जल और वायु द्वारा जब पानी मृदा में गिरता है तो उसका कटाव होता है, ये प्राकृतिक क्षरण है और इसको मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता, ये प्राकृतिक रूप से होता है। इसके बाद है सेकंड है त्वरित क्षरण। जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर या खोदकर या जोतकर समाप्त कर दिया जाता है, तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। इससे मिट्टी में पानी और हवा विघ्न द्वारा अलग होने की गति मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा होती है। इस प्रकार के जो मृदा क्षरण होता है इसे त्वरित क्षरण कहते हैं। तो त्वरित क्षरण किसे कहते हैं? कोई भी भूमि है उस पर अपन पशुओं को चरा रहे हैं, तो पशुओं को चराते हैं और खोदते हैं, जोतते हैं, तो जो वो भूमि है ना, वो वनस्पति विहीन हो जाती है और उससे उस भूमि के निर्माण से ज़्यादा उसका कटाव होने लगता है, उसका मिट्टी का क्षरण होने लगता है। इस वजह से इस प्रकार की जो क्षरण है उसको त्वरित क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल और वायु द्वारा। तो मृदा क्षरण किन किन शक्तियों द्वारा होता है? मृदा क्षरण दो क्षरण शक्तियों द्वारा होता है। पहला जल द्वारा क्षरण और एक दूसरा है वायु द्वारा क्षरण। तो देखते हैं जल द्वारा क्षरण। आवरण रहित नग्न भूमि पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसकी छोर से मृदा कण तितर बितर होकर बिखर जाते हैं, गंदले पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मिट्टी का जल के साथ क्षरण हो जाता है। जल द्वारा मृदा के कटने बहने की क्रिया को जलीय क्षरण कहते हैं। तो जलीय क्षरण किसे कहते हैं? यानी जल के द्वारा मृदा के कटने और बहने की क्रिया को जलीय क्षरण कहते हैं। और जलीय क्षरण कैसे होता है? यानी जो भी आवरण रहित जो नग्न भूमि है, वनस्पति नहीं है, उस पर कुछ भी जब वर्षा की बूंद भूमि पर गिरेगी तो वहाँ से जो भी नीचे कण है उसके मृदा के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तितर होकर बिखर जाते हैं और गंदले पानी के रूप में होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाते हैं। इस प्रकार से जल द्वारा होता है। जलीय क्षरण चार प्रकार से होता है।
फर्स्ट है बौछार शरण। यह शरण मृदा की प्रारंभिक अवस्थाएं जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो मृदा को मूल स्थान से छिन्न भिन्न कर देती हैं। इससे भूमि में जल प्रवेश क्षमता भी कम हो जाती है। इस शरण वर्षा की बूंदों के आकार और गहनता पर से प्रभावित होता है। यानी बौछार शरण वो है जब भूमि पर पानी की बौछार की जमीन पर बूंदें गिरती हैं और वहाँ से भूमि के कण एक स्थान से उनके स्थान से मूल स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। इस प्रकार से बौछार शरण होता है। सेकंड है प्रसरण। बूंदों द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली तह को अपने साथ बहा ले जाता है। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी सतह समान रूप से खेत से बह जाती है। इसको प्रसरण कहते हैं। यानी जो पानी आता है ना वो अपनी जो बिंब की जो ऊपरी परत है ना उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है। इस प्रकार जो भी सरण होता है जल द्वारा उसको प्रसरण कहते हैं। इसके बाद है तलडें रील सरण। प्रसरण समतल भूमि में होता है लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल तो नहीं। उसमें कहीं ना कहीं डाल जरूर होता है। जब पानी डाल की ओर बनने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं या नालियाँ धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं। हालांकि ये नालियाँ जुताई के समय समाप्त हो जाती हैं। नरम व तुरंत जोते गए खेत में सरण ज़्यादा होता है। ढलान वाली काली भूमि में भी सरण ज़्यादा होता है। ड्रिल सरण क्या होता है? कोई भूमि है लेकिन वो सारी भूमि समतल तो होगी नहीं, उसमें कहीं ना कहीं तो ढलान होगा। तो जब पानी डाल के अनुसार बने रहता है तो उसमें छोटी छोटी नालियाँ हो जाती हैं और उसके साथ मिट्टी भी बह जाती है। इस प्रकार की जो सरण होता है उसे रील सरण कहा जाता है। इसके बाद चौथा सरण है अवनालिका सरण। यह रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था है। जब डाल अधिक होता है तो रील सरण द्वारा बनाई गई नालियाँ इतनी चौड़ी और गहरी हो जाती हैं कि उपजाऊ मिट्टी के कटने के बाद अधोमर्दा भी करने लगती हैं। इस प्रकार के कटाव को अवनालिका या नालीदार सरण कहा जाता है। ये नालियाँ साधारणतः जुताई आदि के द्वारा समाप्त नहीं होती हैं। इन मृदाओं में कृषि कार्य करना भी कठिन होता है। यानी जो भी पानी आता है और उसके रील सरण के द्वारा जो भी छोटी छोटी नालियाँ बन जाते हैं खेतों में डाल क्षेत्रों में तो वो उनमें जब वो अधिक गहरे हो जाते हैं, अधिक पानी आएगा तो वो अधिक गहरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सरण को अवनालिका सरण कहते हैं। और ये जुताई के द्वारा समाप्त नहीं होते हैं, बहुत गहरी गहरी नालियाँ हो जाती हैं और अधोमृदा भी उनके साथ बने लगती हैं ऊपरी मृदा के साथ। इसके बाद है जलसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही। इसके किस प्रकार से होता है जलसरण, इनमें ये डेफिनेशन से भी पूछ सकता है, किसे पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जलीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है क्लाइमेट, यानी जलीय सरण को क्लाइमेट प्रभावित करेगी। क्लाइमेट क्या क्या प्रभावित करेगी इसको? वर्षा की गहनता, अवधि, आवृत्ति का मृदा सरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा की गहनता कम हो तो ज़्यादा समय तक वर्षा होने पर भी सरण कम होता है। इसी प्रकार गहनता के साथ थोड़े समय में वर्षा होने वाली से भी सरण अधिक नहीं होता है। यदि वर्षा की मात्रा गहनता दोनों की अधिक हो तो मृदा सरण अधिक होगा। अधिक तापक्रम मूल पदार्थों के रासायनिक और भौतिक से में सहायक होता है। इससे भूमि तथा चट्टानें में टूट होती हैं। इस प्रकार सरण शुरू हो जाता है। यानी इसको इस प्रकार समझें, मतलब वर्षा की गहनता यानी जो बूंदों का आकार है वो कितना बड़ा है, उसकी कहाँ वो वर्षा कितनी देर तक हो रही है और उसमें कितना आकार है, कब तक हो रही है और कितना हो रहा है वो वर्षा, उसका भी जलीय सरण पर बहुत इफेक्ट करता है। यदि कोई वर्षा है वो उसका आकार छोटा है और अधिक समय तक हो रही है तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कम समय तक हो रही है और उसका आकार बड़ा है तो उसका जलीय सरण पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है स्थलाकृति टोपोग्राफी। ढाल भूमि पर सरण ज़्यादा होता है क्योंकि पानी के बहने की गति तेज होती है। उसकी मिट्टी काटने और बहने की शक्ति बढ़ जाती है। अधिक ढाल पर जल को भूमि में सोखने का कम समय मिलता है। ढाल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कटाव ज़्यादा होगा। तो स्थलाकृति से यही है कि अगर खेत में जितनी ढाल होगी उसके जलीय सरण भी उतना ही होगा। इसके बाद तलडे मृदा गुण। मृदा की गुण भी जलीय सरण को प्रभावित करते हैं। बलुई मृदा के कणों का बिखराव ज़्यादा होता है जबकि मटियार भूमि के कण आपस में अधिक दृढ़ता के साथ चिपके रहते हैं। ऊसर भूमि पानी में शीघ्र घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है। बलुई मृदा पानी को कम सोख पाती है लेकिन मटियार भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से जल शोषण क्षमता और कणों को बहाने की क्षमता ज़्यादा रहती है उसमें। तो यही अगर चिकनी मृदा है तो उसमें वो उनके कण चिपके रहेंगे और उसमें जलसरण कम होगा। अगर वो बलुई मृदा है तो उनके कण बिखरे हुए रहेंगे और उसमें जलसरण ज़्यादा रहेगा। तो मृदा के गुण भी जलसरण को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद फोर्थ है वनस्पति का प्रभाव। जितने अधिक पेड़ पौधे उतना ही अधिक जल मिट्टी द्वारा सोखा जाएगा। पेड़ व घास की जड़ें मृदा कणों को आपस में बांध कर रखती हैं। पत्तियां वर्षा की बूंदों को के कणों को मृदा से टकराने से पहले ही रोक देती हैं। इस प्रकार वनस्पति भूमि क्षरण को कम करने में सहायक होती हैं। यानी वनस्पति का भी बहुत इफेक्ट है
जलस्रण में, क्योंकि कोई भी जब वर्षा की बूंदें जमीन में पड़ेगी तो वो भूमि से टकराने से पहले ही वर्षा पेड़ पौधों की पत्तियों की तरह रोक ली जाएगी, और वो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार इसका भी वनस्पति का भी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद तृप्त कारक है मानवीय कारक। तो मानवीय कारक के कोई द्वारा भी जलस्रण पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग से न बनाने से भी मृदासरण अधिक होता है। ढालू भूमि पर ढाल की दिशा में कृषि कार्य करना, नदी किनारे तक कृषि कार्य करना, खाद का प्रयोग किए बिना लंबे समय तक एक ही फसल उगाना आदि ऐसे मानवीय कारक हैं जो जलस्रण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इसके बाद है जलस्रण को रोकने की विधियाँ। तो जल के द्वारा जो भी सरण होता है उसको अपन कैसे रोक सकते हैं? तो वे विधियाँ जो भूसरण को रोकने और जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, मृदा संरक्षण की विधियाँ कहलाती हैं। कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं? फर्स्ट है मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ। बायोलॉजिकल मेथड कौन कौन से हैं मृदा संरक्षण के? तो इसमें फर्स्ट है सस्य संबंधी विधियाँ, यानी एग्रोनॉमिकल मेथड क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है समुच्चय खेती यानी कंटूर फार्मिंग। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं, यानी कोई भी खेत है उसमें जो भी रेखा बनाई जाती है समान ऊंचाई की भूमि पर, उसको उस रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। और इस प्रकार जो फार्मिंग की जाती है उसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं। समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई डाल के विपरीत करते हैं। जैसे ढाल होगी ऊपर से नीचे, तो ढाल के विपरीत उसकी फसलों की बुआई और कृषि कार्य करना चाहिए। यदि ढाल अधिक है तो कंटूर की दूरी कम होनी होगी, और यदि ढाल कम है तो कंटूर के आपस की दूरी अधिक हो सकती है। ढालू जमीन पर कंटूर बनाने से वर्षा का पानी रो रो कर आगे बढ़ता है, जिससे मृदा द्वारा सोख लिया जाता है और पानी बाहर कम आ पाता है। इस तरह मृदा क्षरण होता है। यानी सस्य संबंधी में अपन कंटूर फार्मिंग करके भी हम मृदा के संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या है? भू परिष्करण की सही विधियाँ और औजारों के अपनाने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है। बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए, मृदा में पानी का अवशोषण अधिक हो, इससे भूसरण कम होता है। तो भू परिष्करण की सही विधियाँ और औजारों को अपना कर अपन को मृदा की संरचना ठीक करनी चाहिए, जिससे मृदा का संरक्षण हो सके। इसके बाद है मल्च। थर्ड है मल्च। तो मल्च का प्रयोग करके भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। खेत को घास तथा पौधों के डंठलों द्वारा ढककर मृदा क्षरण को काफी कम किया जा सकता है। पलवार वर्षा की बूंदों का मृदा पर सीधे प्रहार को कम करता है। तड़े तने जड़ें पत्तियां आदि मृदा की सतह पर पानी के बहने के वेग को कम करते हैं, साथ ही मृदा संरचना को भी सुधारते हैं। यानी मृदा के जो ऊपरी परत है ना भूमि की, उसको घास फूस के द्वारा इनके डंठलों द्वारा ढक देते हैं, और इसको मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग भी पूछ सकता है वो एक नंबर में, कि खेत को घास और पौधों के अन्य डंठलों द्वारा ढककर मृदा क्षरण को कम कम किया जाता है, उसे कहते हैं मल्चिंग कहते हैं। फोर्थ है फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। मृदा संरक्षण के लिए अपनाए गए फसल चक्रों में सिद्धांत रखा जाता है कि अधिक समय तक घास और दलहनी फसलों के, यानी इस सिद्धांत में ये अपनाया जाता है कि अधिक समय तक घास और दलहनी फसलों के मिश्रण से भूमि को आच्छादित रखा जाए। उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से शरण कम होता है, जल का अच्छा संरक्षण होता है और मिट्टी की उपजाऊपन भी सुधरता है। यानी फसल चक्र से ही ये फसल चक्र अपनाएं जिससे मृदा का संरक्षण हो सके। इसके बाद फिफ्थ है पट्टियों में फसलों को बोना, सोइंग ऑफ क्रॉप इन स्ट्रिप्स। इस प्रणाली में फसलें ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में भूसरण अवरोधी, यानी घनी उगने वाली फसलें तथा निराई गुड़ाई छाने वाली फसलें एकांतर पट्टियों में उगाई जाती हैं, जिससे ऊपर से बहकर आई हुई मिट्टी और पानी रुकते हुए शरण नहीं हो पाते हैं। तो पट्टियों में फसल बोकर भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है घास संबंधी उपाय। तो पहला तो था सस्य संबंधी विधियाँ और सेकंड है घास संबंधी उपाय। तो उगाई गई क्षेत्रीय फसलों के मध्य घास की फसलें बो देने से मृदा के संरक्षण में मदद मिलती है। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास को उगाने की विधि को ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ले फार्मिंग। घास के साथ अन्य फसलों को भी उगाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? ले फार्मिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ले फार्मिंग वो पूछ सकता है कि ले फार्मिंग किसे कहते हैं? तो घास के साथ अन्य फसलों को उगाने की विधि को ले फार्मिंग कहते हैं। यह विधि मृदा एवं जल संरक्षण में सहायक होती है। अगर बड़े क्षेत्र में सड़न की समस्या हो तो उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा डालते हुए कुछ समय तक घास ही नहीं उगाना चाहिए। मुख्य घासें ब्लूपेनिक, नेपियर, दूब और अंजन। तो वो मुख्य घासों के नाम भी पूछ सकता है, कौन कौन से घासें हैं जो मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं? तो ब्लूपेनिक, नेपियर, दूब और अंजन घास हैं। इसके बाद वर्षारोपण भी कर सकते हैं। वर्षारोपण के द्वारा भी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा वृक्ष मृदा क्षरण के रोकने के अच्छे साधन हैं।
ब्रश वर्षा की बूंदों को सीधे जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, पानी की चोट को स्वयं सहन कर लेते हैं, जमीन पर पानी के बहाव को रोकते हैं। वर्षों की पत्तियां मल्च का कार्य करती हैं, भूमि की जीवांश पदार्थ करती हैं, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करती हैं। तो इस प्रकार से वृक्षारोपण भी मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं। इसके बाद पहले थी फर्स्ट थी मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ, उसके बाद सेकेंड है मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ। यंत्रों के द्वारा भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। फर्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार देख लो इनको। ये वाला मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लो इनको, पूछ ले क्या पता। फर्स्ट है क्यारिया ताला बनाना। तो बेसन लिस्टर की सहायता से कंडोर के समानांतर तालों का निर्माण करते हैं। यह ताला जमीन जल को रोककर उसके बहाव की गति को कम कर देता है, जल संरक्षण में सहायक होता है। यानी बेसन लिस्टर आता है एक यंत्र, उसकी सहायता से क्यारिया ताला बनाया जाता है और वो पानी की गति को कम करता है। इस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता है। सेकेंड है अधोभूमि की गहरी जुताई। तो अधोभूमि की गहरी जुताई करके भी अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, ताकि वो जो जितना भी भूमि पर जो पानी है उसका वो जल्दी ज़्यादा समा सके मिट्टी में। अधोभूमि की जो गहरी जुताई किसकी सहायता से करते हैं? सबसॉइलर की सहायता से। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ताला किससे बनाया जाता है? तो बेसल लिस्टर से। और क्यारिया ताला बेसल लिस्टर से बनाया जाता है और अधोभूमि की गहरी जुताई सबसॉइलर की सहायता से बनाया जाता है। ये 12 हिसाब से तो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसॉइलर है जेड के हिसाब या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधो सबसॉइलर की सहायता से कठोर परत को तोड़कर मृदा की जल शोषित और जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड है कंटूर टेरेस बनाकर। जब ढालू भूमि पर खेती की जाती है तो खेत टेरेस या चबूतरे की भांति बनाए जाते हैं, जिसमें जुताई बुआई आदि बराबर टुकड़ों में हो सकें। ये टेरेस बहाव की सीधी ढाल को रोकते हैं, जल शोषण को बढ़ाते हैं, अतिरिक्त जल को नाली द्वारा बाहर निकाल देते हैं, अधिक ढालू भूमि को खेती योग्य बनाते हैं तथा मृदा क्षरण को नियंत्रित करते हैं। तो कंटूर टेरेस बनाकर भी अपन मृदा की संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ है कंटूर खाई बनाकर। तो 60 सेमी चौड़ी और 30 सेमी गहरी तथा उपयुक्त लंबाई की खाइयाँ उचित अंतराल पर खोदी जाती हैं। खाई में पेड़ों की रोपाई की जाती है। तो इस प्रकार से यंत्रों के द्वारा भी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि मृदा का जो क्षरण है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है जल के द्वारा और ये सेकंड है वायु के द्वारा। तो सेकंड है वायु द्वारा क्षरण। तेज हवा आंधी से मृदाकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायु क्षरण कहते हैं। तो तेज हवा या आंधी से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु क्षरण कहते हैं। यह क्षरण शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है। वो जल द्वारासन कौन से क्षेत्रों में होता है? आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। और वायुसरण कौन से क्षेत्रों में होता है? शुष्क और अर्धशुष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलीय श्रम आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं और जो वायु द्वारासन होते हैं वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है 12 के हिसाब से, और जेड और सुपरवाइजर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जहाँ वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती हैं, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल के रूप में होने से वर्षा बहुत कम होती है और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। मार्च से जून तक तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण ये सत्र वायु शरण से प्रवाही हैं। जो वनस्पति हैं उस पर भी अनियंत्रित और अत्यधिक पशुओं की चराई और कृषि के गलत तरीके अपनाने से ये समस्या बढ़ती जा रही है। इस शरण द्वारा लाखों टन उपजाऊ भूमि उड़कर बाहर बहकर चली जाती हैं और मृदा उर्वरता का ह्रास हो जाता है। वायु द्वारा मृदा का परिवहन 3 प्रकार से होता है। तो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इसका मृदा का भूमि का परिवहन 3 प्रकार से होगा। तो फर्स्ट है उच्छलन। फर्स्ट है उच्छलन या सैल्टेशन। जब हवा का सीधा दबाव मृदा कणों पर पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कण एक अपने स्थान से उछलकर थोड़े दूर थोड़े चलकर नीचे गिर जाते हैं। मृदा कणों की इस तरह छोटे छोटे उछालों की क्रिया को उच्छलन कहते हैं। मृदा क्षरण में भार की दृष्टि से 50 से 70% भाग इस क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो उछलन ये है कि जब हवा का सीधा दबाव मृदा के कणों पर पड़ता है तो कितने आकार वाले 0.1 से 0.5 mm जो व्यास आकार वाले जो कण हैं वो थोड़े उठकर और थोड़े आगे जाकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे उछलन की क्रिया को क्या कहते हैं? उछलन कहते हैं। और शरण में भार की दृष्टि से 50-70% भाग इस क्रिया द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर चल जाता है। सेकेंड है निलंबन। इस क्रिया में मृदा के और भी छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे भी कम होते हैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटके रहते हैं और हवा की गति के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। तो मतलब निलंबन क्या है? मतलब इसमें सस्पेंशन अवस्था में उड़कर हवा के साथ उड़कर वायुमंडल में जो 0.1 से mm या इससे भी कण
जाकर और वातावरण में सस्पेंशन अवस्था में लटके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार निलंबन अवस्था निलंबन की तरह होते हैं। थर्ड है सतह सर्पण, यानी मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, तो वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उठ सकते हैं। भूमि सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को सतह सर्पण कहते हैं। यानी कोई जितने 0.5 mm से भी जिनका कणों का व्यास ज़्यादा है, तो वह अपने स्थान से उठ नहीं पाते हैं। इस वजह से वह सतह पर सर्पण करते हैं, यानी उस पर घिसते हैं, थोड़े बहुत घिसते हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं रेंग कर। इसको सतह सर्पण कहते हैं। तो तीनों भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों की मृदा का वायु द्वारा मृदा का परिवहन 3 प्रकार से होता है: उच्चलन, निलंबन और सतह समर्पण। सतह सर्पण ये भी पूछ सकता है, या फिर कैसे पूछ सकता है, और कम नंबर में भी ऐसे कुछ एक कोई पूछ सकता है निलंबन क्या है, या फिर सतह सर्पण क्या है, या उच्चलन क्या है। इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लेना। वायु द्वारा मृदासरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु के द्वारा मृदासरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जलवायु। तो जलवायु भी मृदासरण को प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा, अधिक ताप, वायु की गति तेज हो, तो वायुसरण अधिक होगा। इसके विपरीत आर्द्र शीतोष्ण जलवायु में वायुसरण कम होता है। तो जलवायु भी मृदासरण को प्रभावित करती है। यानी सूखे क्षेत्र में जो वायु द्वारा सरण ज़्यादा होता है, और जो आर्द्र क्षेत्र हैं या शीतोष्ण क्षेत्र में उसमें वायु द्वारा सरण कम होता है। इसके बाद मृदा भी वायु द्वारा सरण को से प्रभावित करती हैं। मृदा के भौतिक गुण जैसे कणाकार, घनत्व, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, नमी की मात्रा आदि वायु द्वारा सरण को प्रभावित करते हैं। कले मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने से और चिकनी सतह के कारण जो सरण होता है वो मृदाओं में कम होता है, जबकि जो बलुई मृदा होती हैं उनमें उनकी सतह खुरदरी होने के कारण उनमें एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से मृदा भी इफेक्ट करती हैं। इसके बाद थर्ड है वनस्पति। वनस्पति से आच्छादित मृदाओं में वायुसरण न के बराबर होते हैं, लेकिन वनस्पति विहीन मृदाओं में सरण अधिक होता है। तो वनस्पति भी प्रभावित करती है। जिन मृदाओं में वनस्पति रहेगी उनमें जो वायुसरण है वो न के बराबर होगा, लेकिन जिनमें वनस्पति नहीं रहेगी उसमें अधिक होगा। इसके बाद टोपोग्राफी प्रभावित करती है। ये सलाह करती है ढालू भूमि में समतल भूमि की अपेक्षा मृदासरण अधिक होता है। ढालू भूमि में मृदासरण ज़्यादा होगा और जो समतल भूमि है उसमें कम होगा। इसके बाद है वायव्य वायव्य सरण नियंत्रण के सिद्धांत। वायु सरण नियंत्रण के सिद्धांत। वायु द्वारा मृदासरण रोकने के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वायु के वेग को कम करना। अगर अपन को वायु द्वारा जो भी मृदासरण हो रहा है उसको रोकना है, तो पहले वायु के वेग को कम करना होगा। मृदा के कण समूह का आकार बढ़ाना है, यानी उसमें मृदा में नमी रखकर उनके मृदा कणों का जो समूह को जो आकार रहता है उसको बढ़ाना होगा। थर्ड है मृदा सतह को नम रखना, और मृदा की सतह को नम रखना होगा ताकि वो उड़े ना। उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायु सरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। तो इन सिद्धांतों को ध्यान रखकर इन विधियों द्वारा वायु सरण को रोका जा सकता है। फर्स्ट है कृषि क्रियाओं द्वारा मृदा में जीवांश खादों का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड है मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फसलें उर्वरता बढ़ाने, कणों को बांध कर रखने और नमी की मात्रा संचित रखने में सहायक होती हैं। थर्ड है मृदा सतह पर पलवार मल्च का प्रयोग करना चाहिए। मल्च किसे कहते हैं? घास फूसों से मृदा की ऊपरी सतह को ढकना मल्च कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है भूपरिष्करण द्वारा मृदा वाष्पीकरण कम करके नमी बनाए रखनी चाहिए। फिफ्थ है फसल चक्र। फसल चक्र में दाल वाली फसलें तथा घास वाली फसलों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि मृदा से फसलें हैं जो मृदा सरण को कम करती हैं। सिक्स है भूमि को प्रति नहीं छोड़ना चाहिए। प्रति यानी उसको खाली नहीं छोड़ना, उसमें हर साल कुछ ना कुछ फसल बोते रहना चाहिए, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद सेवन है पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए ताकि भूमि पर घास हमेशा बनी रह सके। इसके बाद सेकंड है वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगाकर। वायु की गति को कम करने के लिए जिस दिशा से हवाएं आ रही हैं उसमें सब समकोण विपरीत दिशा में वर्षों झाड़ियों घासों की सुनियोजित पट्टियाँ लगाते हैं। ये पट्टियाँ बर्दाश्तरण को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं और सतह से वाष्पीकरण को रोक देती हैं। इनकी कई आकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छी पट्टी पिरामिड आकार की होती हैं, जिसमें अंदर की लाइन में शीघ्र बढ़ने वाले, दूसरी लाइन में कम बढ़ने वाले और तीसरी लाइन में सबसे कम बढ़ने वाले घासें होती हैं। तो इसमें यही है कि वायुरोधी वृक्ष की पट्टियों को लगाकर भी अपन वायु विसरण को रोक देते हैं, और जो वृक्ष लगाते हैं उनको पिरामिड आकार में लगाते हैं, यानी सबसे पहले ज़्यादा ऊंचे बढ़ने वाले, फिर बीच में कम ऊंचाई वाले, और जो थर्ड लाइन में सबसे कम ऊंचाई बढ़ने वाले पौधे लगाना चाहिए।
इसके बाद सरल उपाय कर सकते हैं अपन मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। जितने जितने भी मिट्टी के टीले हैं उनको किसी न किसी घास फूस से उनको ढके रहना चाहिए। तो मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय जाड़ियाँ लगा देनी चाहिए जो कि पलवार या मल्च का कार्य करते हैं। मिट्टी के ओढ़ने में बाधा डालती हैं जिससे टीले एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए खीप, जड़बेरी, फोक, बुई आदि जाड़ियाँ उपयोग की जाती हैं। यानी मिट्टी के टीलों को जो भी जाड़ियाँ हैं, जड़बेरी हैं, खीप हैं, फोक है, बुई, इन जाड़ियों के द्वारा उनको मिट्टी के टीलों को आच्छादित कर देना चाहिए जिससे वहाँ की भूमि का शरण ना हो। इसके बाद फोर्थ है अन्य रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाली पेड़ और झाड़ियाँ तथा घासें वायु शरण रोकने में सहायक होती हैं। ऐसी तो कौन कौन सी झाड़ियाँ और पेड़ और घासें हैं जो वायु शरण को रोकने में सहायक होती हैं? तो वृक्ष देखते हैं। पहला है खेजड़ी, दूसरा है शीशम, तीसरा है रोइड़ा, चौथा है विलायती बबूल, इजरायली बबूल, खीप, फोक, झाड़ियाँ हैं खीप, फोक, अरंडी, जड़बेरी। इसके बाद घास हैं सेवन घास और अंजन घास। तो घासें भी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद झाड़ियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं और इसमें वृक्ष भी 2-4 इम्पोर्टेंट हैं। खेजड़ी, शीशम, रोइड़ा ये और झाड़ियों में खीप, फोक, जरबेरी और घासों में सेवन और अंजन घास दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हैं तो इनको पढ़ लेना और इनके वैज्ञानिक नाम अभी तो 12th में तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जेट और सुपरवाइजर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हैं बीज। तो बीज को अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो जब तक